नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंद देश के निवासी कविता के भाग 2 में। बच्चों, पिछले सेशन में हमने विभिन्न प्राकृतिक उदाहरणों के माध्यम से ये जाना कि किस प्रकार हमारा भारत देश विविधता में एकता रखता है। विभिन्न फूल, विभिन्न नदियाँ, पक्षी हमें एक ही संदेश दे रहे हैं, एकता का। बच्चों, आज हम इस कविता का सार संक्षेप में समझेंगे और भाषा सज्जता में स्थित सर्वनाम शब्द तथा उसके प्रकारों का अभ्यास विस्तार से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 5, हिंद देश के निवासी कविता। बच्चों, पिछले सेशन में हमने हिंद देश के निवासी कविता के शब्दार्थ तथा काव्य पंक्ति के भावार्थ को समझा था विस्तार से, और ये समझा कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से। आज हम इस पूरी कविता का संक्षेप में सार समझेंगे। इसके बाद हम सर्वनाम तथा सर्वनाम के कुछ प्रकारों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इस कविता का सार अगर संक्षेप में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने भारत देश की विविधता में एकता की बात को उजागर किया है। भारत देश की विशेषता है विविधता में एकता। चाहे हमारे देश में रंग, रूप, वेश और भाषाएं अनेक हैं, अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। प्रकृति के कुछ उदाहरणों के माध्यम से कवि ने हमें इस बात को समझाया है कि जिस प्रकार तरह तरह के फूल जब एक माला में गूंथे जाते हैं, पिरोए जाते हैं, तब वे अलग अलग नहीं रहते, वे माला में गूंथकर एक हो जाते हैं। वे एकता के प्रतीक हैं। जिस प्रकार कोयल, पपीहा, बुलबुल, इनके गाने का तरीका अलग अलग है, इनकी आवाज़ अलग अलग है, लेकिन इनका राग तो एक ही है, एकता का। इसी तरह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी अलग अलग होने पर भी, यानी कि ये अलग अलग स्थानों से निकलने के बावजूद भी जब समुद्र में मिल जाती हैं तब वे एक हो जाती हैं, वे अलग अलग नहीं रहती। ये भी हमें एकता का पाठ पढ़ाती हैं। उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है। राष्ट्र प्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध दिया है। हमारी राष्ट्रीयता की भावना में ही एकता है। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि भले हमारा धर्म कोई भी हो, लेकिन हम सब कहलाएंगे तो भारतवासी ही। हमें एकजुट होकर, मिलकर देश के विकास में अपना साथ देना चाहिए, अपना हाथ बटाना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश विविधता में एकता को दर्शाता है। बच्चों, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझने के बाद अब मैं आपको भाषा सज्जता में, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम शब्दों से परिचित करवाऊंगी। आप इन शब्दों से पिछली कक्षाओं में अच्छे से परिचित हैं। आज हम सर्वनाम शब्द तथा इसके कुछ प्रकारों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे उदाहरण के माध्यम से। बच्चों, सर्वनाम शब्द यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं सर्व यानी सब, सारे, नाम यानी संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी सभी नामों के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, हम, तुम इत्यादि। संज्ञा के बदले इन सारे शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक ही नाम का प्रयोग अगर हम बार बार करें तो बहुत अटपटा लगता है, हमें वाक्य अच्छे नहीं लगते और अटपटे से लगते हैं।
आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। अब ये वाक्य देखिए। मीना कल गांव जा रही है। मीना ने अपना सामान बांध लिया है। मीना अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। मीना ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। मीना का बहुत मन था गांव जाने का। इन पंक्तियों में मीना शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है, जो पढ़ने में हमें अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अटपटा लग रहा है। आइए अब इन पंक्तियों को दूसरे रूप में पढ़कर देखते हैं। मीना कल गांव जा रही है। उसने अपना सामान बांध लिया है। वो अपनी बहन के साथ जाएगी। उसने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था गांव जाने का। अब बताइए, ये पंक्तियां पढ़ने में कैसी लग रही हैं? ये पंक्तियां पढ़ने में हमें अच्छी एवं सरल लग रही हैं। हमने जो पढ़ा वो हमें समझ में आ रहा है, हमें कुछ अटपटा नहीं लग रहा। इन पंक्तियों में मीना संज्ञा शब्द के बदले उसके, वो, उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्दों को तो आपने जान लिया। अब हम इसके प्रकार जानते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए एक के बाद एक सर्वनाम के प्रकारों की जानकारी लेते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तब कभी अपने बारे में, यानी बोलने वाला स्वयं, वक्ता, कभी श्रोता के बारे में यानी सुनने वाले के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। इसके अनुसार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में हम मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष में जब वक्ता श्रोता से बात करता है, यानी बोलने वाला सुनने वाले से बात करता है। 2 व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तब वे किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? देखिए, मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, तुम्हारी इत्यादि। जब हमसे कोई छोटा हो तो हम उसे तू कहते हैं। जब हमारे बराबर कोई है तो हम उसे तुम कहेंगे। हमें किसी को सम्मान देना है, हमसे कोई बड़ा है तो हम उसे आप कह के बुलाएंगे। तो इस प्रकार इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है, यानी बोलने वाला सुनने वाले के लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है। इसके बाद अन्य पुरुष, यानी जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए वे शब्द कौन से हैं? वह, वे, उसे, उन्होंने, उन्हें, उसने इत्यादि। ये सारे शब्द उस तीसरे व्यक्ति या उन लोगों के लिए प्रयोग में आते हैं जो उस वक्त वहां नहीं है जब बात हो रही है। अतः जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम अन्य पुरुष कहते हैं उसे। तो बच्चों, समझ में आ गया आपको पुरुषवाचक सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरे व्यक्ति के बारे में जब
किन्हीं शब्दों का प्रयोग करना हो तो इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है निज यानी अपना। तो कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे अपनेपन का बोध होता है, यानी वक्ता स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अक्सर हम पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में गलती कर बैठते हैं उन्हें पहचानने में। तो बच्चों, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि निजवाचक में वक्ता जो स्वयं के लिए शब्द प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक कहते हैं और वे संख्या में कुछ ही हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, वे खुद चले गए। यहाँ पर खुद निजवाचक सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में देखिए, वह आप ही चला गया। आप ही, यहाँ आप के बाद ही शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर यह निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक नहीं। इसके बाद मैं स्वयं खाना ले लूंगी, तो स्वयं, स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम है। तो ऐसे शब्द जिनसे निजता यानी अपनत्व का बोध होता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं, कुछ वाक्यों के माध्यम से हम जान लेते हैं पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम को कुछ वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। देखिए इन वाक्यों को। मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। मुझे, यह रेखांकित शब्द यानी इस सर्वनाम शब्द का हमें प्रकार बताना है, तो यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम मैच जीत गए। हम, यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तुम, यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। तुम्हारी, यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चों, यहाँ ऊपर के दो वाक्य और उसके बाद तुम और तुम्हारी, ये दोनों सर्वनाम, ये चारों ही पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसमें मुझे और हम उत्तम पुरुष है और तुम और तुम्हारी मध्यम पुरुष हैं। इसके बाद वह कैप्टन है, तो यहाँ पर वह अन्य पुरुष सर्वनाम है, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं वह कहकर, इसीलिए यह अन्य पुरुष है। इस प्रकार ये ऊपर के 5 उदाहरण पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अगला सेंटेंस, मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ पर भी वक्ता कह रहा है कि मैं अपने आप यानी स्वयं ही चला जाऊंगा, तो यह भी निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद पढ़ लूंगा। खुद, यहाँ पर वक्ता स्वयं के लिए यह शब्द उपयोग में ला रहा है, खुद, तो यह निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों, इन दो वाक्यों में निजता का बोध होता है, यानी वक्ता स्वयं अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इसीलिए ये दोनों वाक्य निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज जो हमने सर्वनाम शब्द, सर्वनाम के जो प्रकार हमने समझे हैं, यानी 2 प्रकार हमने आज समझे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम, उसका आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में इस इकाई में भाषा सज्जता में और विस्तृत रूप से ये सर्वनाम के प्रकार उदाहरण के साथ दिए हुए हैं। आपको उन्हें पढ़ना है, समझना है एवं उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखना है।
बाकी बचे सर्वनाम के प्रकारों का अभ्यास हम जैसे जैसे आगे पाठ पढ़ेंगे, यानी हम जैसे जैसे हमारा पाठ्यक्रम आगे बढ़ेगा हम उसका अभ्यास करेंगे। फिलहाल के लिए आपको इन 2 सर्वनाम के प्रकारों का अभ्यास करना है। इसके अलावा आपको जो टेक्सचुअल सॉल्यूशन एवं वर्कशीट दी जा रही है उनके प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर लिखने हैं। इसके लिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आपको अच्छे से अभ्यास करना होगा, उसे दोहराना होगा, तभी आप उसके उत्तर लिख पाएंगे। उम्मीद है आप इतना ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।